नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। एनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत की एक अलग तरह की तस्वीर, क्योंकि अब चुनाव सामने है तो दल बदल भी देखने को मिलेगा। पहले लोग बीजेपी से कांग्रेस में गए, अब कांग्रेस से बीजेपी, और इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस बीच कुछ और भी दिलचस्प खबरें होंगी। ये भी देखने को आपको मिलेगा कि जब सोनू सूद लोगों के लिए आगे आए हैं तो फिर क्या क्या होने लगा है, ये भी आपको दिखाएंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस के हुए सिकरवार, फिर दहाड़ेंगे शिवराज सिंधिया, वफादारी की कसम, विश्वास जगाती एफआईआर। गुहार पर सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। अभी तक आप ये देख रहे थे कि लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। सरकार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की बन गई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और इसी कड़ी में ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश सिकरवार ने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी कोई शर्त नहीं है, शर्त यह है कि सामंतवादी ताकतों को खत्म कर कांग्रेस को जिताना है। वहीं ग्वालियर में सिकरवार की पार्टी में शामिल होने का विरोध भी देखने को मिल गया, यानी शामिल हुए नहीं और विरोध शुरू हो गया। और यह विरोध किया है कांग्रेस नेता अशोक सिंह के समर्थकों ने। ऐसा आरोप है कि 2 अप्रैल के दंगों में सतीश सिकरवार की मिलीभगत थी। इसके साथ ही सिकरवार के पाला बदलने को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। अब बयानबाजी क्या है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सतीश सिकरवार के आने से कांग्रेस उत्साहित है कि एक बड़ा झटका उन्होंने बीजेपी को दिया है। पर बीजेपी ये मान रही कि कहीं कुछ होना जाना है नहीं इससे। आप लोग मान सकते, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं मान रहे। पर कांग्रेस कितनी उत्साहित है ये भी सुनिए, और उस पर फिर बीजेपी ने क्या कहा ये भी सुनिए। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रहकर सामंतवादी ताकतों से, सामंतवादी विचार के लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे। आज वो सामंतवादी शक्तियां, सामंतवादी विचार के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता दुखी और व्यथित हैं और वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन मैंने निर्णय लिया है और मैं कांग्रेस में रहकर उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। चेहरा है सतीश सिकरवार। देखिए, बीजेपी अब तानाशाहों की पार्टी हो गई, आंतरिक लोकतंत्र बचा ही नहीं है उसमें। तो अब ये लोग तो भागेंगे भी। इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। चलिए, ऐसा कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि इससे काय का झटका, इससे चिंतित तो आप लोग सवाल कर रहे हैं तो आप ही दिख रहे हैं। लेकिन अब ये तो बीजेपी जान रही होगी कहीं कुछ तो है, क्योंकि सतीश सिकरवार पिछली दफा मुन्ना के खिलाफ चुनाव में थे और उस दौरान मुन्ना गोयल के खिलाफ मुन्ना गोयल जीत गए, सतीश सिकरवार हार गए। लेकिन अब पांसा उल्टा है। इस बार सतीश सिकरवार होंगे कांग्रेस की तरफ से और मुन्ना गोयल होंगे बीजेपी की तरफ से। तो फिर क्या होगा, चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ आकाश जोड़ा है, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? आज एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के खाते में आई और भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, लेकिन झटका लगने के साथ ही कांग्रेस के अंदर भी वही गुटबाजी, वही दो फाड़ होते चर्चा शुरू हो गई। वहां लोगों ने विरोध भी कर दिया कि क्यों लिया सतीश सिकरवार को। तो चुनाव में बड़ी मुश्किल भी होगी सतीश सिकरवार को, क्योंकि अशोक सिंह विरोध में बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार दल बदल की राजनीति जो है देखी जा रही है, और इसी कड़ी में अब जो है पहले बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया था और अब कांग्रेस ने आज एक बड़ा झटका देते हुए ग्वालियर से बीजेपी के जो नेता हैं उनको जो है अब अपने पाले में कर लिया है। और सीधे तौर पर आज अगर हम बात करें तो डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थामा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पहुंचे, यहाँ पर तकरीबन 300 कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें जो 2 बीजेपी के पार्षद भी शामिल हैं, उनके साथ जो है उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, तीखा हमला बोलते हुए वो नजर आए हैं। हालांकि इसके बाद कांग्रेस जो है उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस में इसको लेकर काफी उत्साह भी है और कांग्रेस इसको ये भी मानकर चल रही है कि अभी और कई जो है बीजेपी के जो नेता हैं
वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ऐसा कांग्रेस नेताओं का दावा है। क्योंकि दल बदल के बाद जो समीकरण मध्य प्रदेश में बीजेपी में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में बताने में लगी हुई है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि सिकरवार के जाने से बीजेपी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 2018 का चुनाव भी सिकरवार जो है हार गए थे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति के कारण जो उपचुनाव का रण मध्य प्रदेश में होने वाला है और जल्दी जो है तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो इससे साफ है कि अभी कई सारी रोचक और दिलचस्प कहानियां जो है एक तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को और सुनने को मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से दल बदल लगातार जारी है और कांग्रेस का जो इस तरीके से दावा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे और कई नेता जो है एक के बाद एक कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो ये माना जाए कि कांग्रेस की यही रणनीति है कि धीरे से लेकिन जोर का झटका धीरे से देते रहें और ये बताते रहें कि कांग्रेस भी मैदान में है। लेकिन इस बीच यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जैसा आप कह रहे हैं, सिकरवार के आने से शिकस्त तो दिखाई देती है। जी निश्चित रूप से सिकरवार के आने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही जरूर, लेकिन बीजेपी में शिकस्त दिखाई देती है। और यही कारण है कि बीजेपी भी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पूरा बीजेपी का संगठन 9 तारीख से जो है ग्वालियर चंबल में एक्शन मोड में नजर आने वाला है। धुआंधार प्रचार के साथ साथ धुआंधार एक्शन शो यहाँ पर बीजेपी का नजर आएगा। और ये एक्शन की काट कांग्रेस किस तरीके से निकालती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी यहाँ चुनौती कम नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दल बदलू के कारण बीजेपी में गहरा असंतोष उभरा है, कुछ इसी तरीके का असंतोष जो है कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज डॉक्टर सतीश सिकरवार कांग्रेस का दामन थामते हैं और ग्वालियर में उनका विरोध भी शुरू हो जाता है। तो चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के लिए कम नहीं है। और ऐसे में यह साफ है कि उपचुनाव के रण के पहले काफी सारी दिलचस्प राजनीति की तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत हलचल में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव में तो जो हो जाए वो कम है, जो आप सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता, जो नहीं सोच रहे आप वो दिखाई देता है। तो अभी तो बहुत कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आप मेरे साथ जुड़े, पर मध्य प्रदेश में पहला मौका होगा जब 27 सीटों पर उपचुनाव होंगे और उस चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति, अपनी रणनीति है, वो एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वो दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की रणनीति दिखाई नहीं दे रही। पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक अलग रणनीति के तहत काम करने वाले हैं, दिखेगा कम लेकिन आवाज ज्यादा करेगा, ऐसा उनका कहना है। पर जनता सबकी आवाज सुन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी उपचुनाव से जुड़ी खबर होगी। मध्य प्रदेश की चुनावी रण में एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दहाड़ सुनाई देगी। दोनों एक साथ मंच साझा करते उपचुनाव के मैदान में नजर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 से 20 सितंबर तक मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जो कि 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। इसी बीच सीएम शिवराज इन्हीं तारीखों में इन्हीं क्षेत्रों में होंगे जहां सिंधिया होंगे। और यह कहा जा रहा है कि इस बार शिवराज और महाराज एक साथ मंच पर होंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आएगा। और दोनों के ओजस्वी भाषण के जरिए ऐसा कहा जा रहा है कि ऊर्जा से लवरेज हो जाएंगे कार्यकर्ता। लेकिन कार्यकर्ता लवरेज होंगे, पर कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी के साथ भी खड़े दिखाई देंगे। तो क्या इसे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता पचा पाएंगे? क्या है शिवराज सिंधिया का दौरा और क्या इसका असर दिखाई देगा? भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप से बात करेंगे। संदीप, आकाश हमारे साथ जुड़े। आकाश, हम चाहेंगे कि आप संदीप से भी बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की बात है, बेहतर तरीके से संदीप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो लगातार कवर भी कर रहे हैं उसको। आज क्या चीजें देखने को मिली, यदि दोनों आप बात समझा पाएंगे तो बेहतर रहेगा। आकाश, क्या कहेंगे? जिस तरह ये दिखाई दे रहा है कि आपने पहले भी जिक्र किया था, 9 से 20 सितंबर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आएंगे, 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, और महाराज और शिवराज साथ साथ। जी बिल्कुल मनोज जी, महाराज और शिवराज यहाँ पर उपचुनाव के रण के पहले साथ साथ नजर आने वाले हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है सीधे तौर पर अब जनता के बीच में जाने की तैयारी सरकार की, और यही कारण है कि 9 से 14 सितंबर तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर वो जो है तकरीबन 1000 लाख करोड़ रुपए की सीधे तौर पर भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम वो करने वाले हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो है 20 सितंबर तक जो है इन क्षेत्रों में दौरा रहने वाला। हमारे साथ संदीप भी मौजूद है, हम उनसे समझेंगे। संदीप, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सत्ता संगठन साथ साथ जो है उपचुनाव के रण में उतरने की तैयारी?
जी बिल्कुल, दोनों सत्ता संगठन सभी अपनी तैनाती दर्ज कर रहे हैं, जो उनकी उपस्थिति है जनता के बीच लगातार उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। और हम बात करें अगर तो कल बुधवार से यानी कि 9 तारीख से और 14 तारीख तक लगातार इनके दौरे चलेंगे, ताबड़तोड़ दौरे होंगे, हर विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। करीब 1600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन होना है। जबकि प्रदेश में इस समय पर पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन इस समय पर चुनाव के आगे सरकार कुछ नहीं देख रही है। सरकार किसी भी सूरत में चुनाव फतेह करना चाहती है और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में विकास की एक जो यहाँ पर लगातार सरकार बात कर रही कि विकास के माध्यम से ही चुनाव जीतना है, तो वो गति कहीं न कहीं तेज करने की कोशिश कर रही है। लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस साइलेंट मोड में तैयारी में है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके से फ्रंट फुट पर कांग्रेस को नहीं आने देना चाहती। अभी इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सत्ता बीजेपी की है और जब भी जिसकी भी सत्ता होती है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। इस समय पर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और उसका फायदा जरूर बीजेपी उठाएगी, क्योंकि सत्ता होने के कारण जनता को पास कहने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है, देने के लिए बहुत कुछ होता है। तो उससे जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर या सत्ताधारी दल की ओर मुड़ता है और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। बिल्कुल मनोज जी। जी हाँ, कहिए आकाश, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर संदीप का भी यही कहना है कि बीजेपी जो है फ्रंट फुट पर जो है खेलना चाहती है। यही कारण है कि वो कांग्रेस को किसी भी तरीके से मौका नहीं देना चाहती। और उपचुनाव के रण में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भी है कि सभी 27 में से 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी विजयश्री हासिल करे। और इसी प्लान के अंतर्गत सत्ता और संगठन जो है साथ साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है। बिल्कुल, धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े, और संदीप का भी। लेकिन पितृपक्ष की बात कर रहे हैं संदीप, और पितृपक्ष में पितरों के द्वारा ही इस भारतीय जनता पार्टी को इतना बढ़ाया गया, क्योंकि 2 सीट पर कभी बीजेपी रहा करती थी और आज कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन पितृपक्ष में पितरों को कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नेताओं का आशीर्वाद ही आज साथ दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां खड़ी दिखाई दे रही। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और इस चुनाव में कई तरह के समीकरण बदलेंगे, कई समीकरण नए बनते दिखाई देंगे। चलिए, नजर रहेगी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, ये भी उपचुनाव से जुड़ेगी और अब आप उपचुनाव की खबरों का मजा लेते रहिए। मुरैना की सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के लिए वफादारी की कसम खाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी दावेदार बारी बारी से खड़े होकर वफादारी की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट किसी को भी मिले, तन मन धन से पार्टी प्रत्याशी की मदद करेंगे। इसी दौरान पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने भी कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता की शपथ ली। हालांकि IND24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर वीडियो की पुष्टि करने की जरूरत क्या है, क्योंकि वीडियो तो वीडियो है, आप देख ही रहे हैं। जो वीडियो दिख रहा है उसमें हम क्या करेंगे, वही वीडियो नजर आ रहा है। लेकिन कई दफा आप सुन लीजिए, पहले जरा सुनिएगा चल क्या रहा वहां पर। पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को फिर दे, मैं तन मन से उनके साथ रहूंगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दें या किसी और को वोट दें। मैं अशोक अपना नाम भी ले रहे हैं और भगवान के मंदिर में कसमें खाई जा रही है। और कैसा चुनाव है, कैसा विश्वास रहा नहीं। अब तो मंदिर में कसम खाएंगे, उसके बाद जाके बदल जाएंगे, क्योंकि कह के कुछ जाते पहुंच कहीं जाते हैं। चुनाव में खूब चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुरैना से, उनसे ही समझते हैं क्या कहेंगे। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है मुकेश, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, किस बात की वफादारी दिखाई जा रही है? मनोज जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव 27 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। उनमें मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं, उन पर एक सुमावली की विधानसभा सीट है। यहाँ से वर्तमान में प्रदेश सरकार में PHE मंत्री हैं, उनसे कांग्रेस का मुकाबला होना है। और प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हैं, वो इस विधानसभा के प्रभारी हैं। उन्होंने एक मंदिर में एक बैठक ली है। वहाँ सुमावली विधानसभा क्षेत्र से जितने भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उन लोगों ने उस मंदिर में कसमें खाई हैं कि टिकट किसी को भी मिले, पर हम पार्टी की वफादारी से सेवा करेंगे और तन मन धन से पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने का उन्होंने वहाँ पर संकल्प लिया है। लेकिन आप है मुरैना में बने हुए हैं, आप सुमावली की बात कर रहे हैं मुकेश, क्या देख रहे हैं वहां पर? क्योंकि कद्दावर नेता है वहां से जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो PHE मंत्री है और
उसके बाद फिर गुर्जर बाहुल भी वो क्षेत्र है पूरा, क्या कहेंगे? वहाँ मनोज जी गुर्जर बाहुल सीट है, हमेशा से वहाँ गुर्जर इस सीट पर विजयी होते रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो कई पार्टियों में भी पहले रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हमेशा सुमावली की जनता ने विजयी बनाया है। और ऐसा लग भी रहा है कि उनके लिए कांग्रेस पर कोई प्रत्याशी नहीं बचा हुआ है, इसलिए कांग्रेस वहाँ पर काफी मशक्कत का कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है। चलिए, मशक्कत करेंगे, वफादारी की कस्में खिलवाएंगे, लेकिन आदमी का अपना एक क्षेत्र होता है, उसमें देखा जाएगा। लेकिन ये कस्में क्या वास्तव में वोट में बदल पाएगी? कस्में अपनी रस्में अदा कर पाएगी? इस पर नजर रहेगी। धन्यवाद मुकेश, आप मेरे साथ जुड़े। और ये देखकर यही कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले विश्वास किसी पर नहीं होता है। सुमावली है बहुत ही टफ विधानसभा, इसलिए है कि वहां से हमेशा जो प्रत्याशी वर्तमान में है वो चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों। अब इस बार तो मंत्री बन गए हैं, तो कितना उसका लाभ उनको मिलेगा, क्या होगा, देखना होगा। कस्में कितनी काम आती है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। जरा आश्चर्य करने वाली खबर है, और ये खबर है इंदौर से। कोई पुलिस वाला अपराध करे और उसके खिलाफ उसी थाने में शिकायत दर्ज हो जाए जिसमें वो पदस्थ हो। ऐसा अनोखा मामला तो आपने देखा नहीं होगा, कभी कभी मिलता है देखने को, लेकिन इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां कुछ जो दिखाई दिया उसमें पुलिस की कार्रवाई से प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता है। दरअसल राजेंद्र नगर थाने का यह मामला है। यहां पदस्थ एक पुलिस आरक्षक और न आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने एडवाइजरी फर्म संचालकों के साथ मिलकर निवेशकों को धमकी दी थी। निवेशकों ने बताया कि उनको महाराष्ट्र से इंदौर बुलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। विश्वास जगाती एफआईआर इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज हुई है। कौन है ये पुलिसकर्मी और क्या किया और इनके पहले से कैसे कर्म रहे हैं? और ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि जो पुलिसकर्मी जिस वर्दी को पहनता है, कस्में खाता है, जिस थाने में पदस्थ है, उसी थाने पर उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए तो तारीफ भी करना पड़ेगा अफसरों का। लेकिन बात एक एडवाइजरी फर्म की है। अब इसमें क्या क्या है समझते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुन लेते पहले, यदि इसमें कुछ बयान भी आया पुलिस की तरफ से, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पहले ये सुनते हैं। लगभग उसके साथ में 30-35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। उसके बाद उसके खाते में कुछ 14-15 लाख रुपए बाद में डाल भी दिए थे। जब उसने उसको पता लगा कि इन्होंने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है और मैं पुलिस में शिकायत करूँगा, तो उन्होंने लगभग 14-15 लाख रुपए उसके अकाउंट में वापस डाल भी दिए थे। फिर भी पुलिस का और इनकम टैक्स का भय दिखाकर फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम पर उस आवेदक के साथ इन आरोपियों ने गैंग बनाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी। चलिए, भारत क्या कहेंगे इस खबर को देखकर? ये भी वो पुलिस वाले कौन है, वहां से उनका नाम का खुलासा भी करिए, ताकि आगे जो लोग देख रहे हो इस खबर को तो वो पहचाने कि वही पुलिस वाले हैं जो पुलिस की वर्दी में कभी बैठकर ये कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे, कभी फर्मों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं, और अब उसी थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस की फजीयत भी हुई, लेकिन पुलिस अफसरों की तारीफ भी करना होगा। बिल्कुल मनोज जी, बता दें कि इसमें जो दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए थे, पंकज और सुधीर, जिन्हें सिंगरौली से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहरहाल पूरे मामले में अगर बात करें तो पहला मामला इनका एक कोलकाता से आए हुए एक व्यापारी ने शिकायत की थी, जिसमें 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी थी। उसके बाद में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और ये 7 दिनों के रिमांड पर थी। लेकिन एक शिकायत और, जो कि जलगांव के एक व्यापारी थे, चेतन द्वारा इसकी शिकायत की गई। चेतन द्वारा बताया गया है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा मुझे डराया धमकाया गया था कि अगर आपने केस किया या किसी भी तरह का किया तो आपको केस में फंसा देंगे, और ये 2 नंबर का पैसा है और आप इतना पैसा लेके घूम रहे थे। इस तरीके से इतना पैसा कहां से लाया, इस तरह की धमकी भी दी गई थी। हालांकि फरियादियों ने डर के मारे पहले इसमें तकरीबन 14-15 लाख रुपए जमा भी करा दिए थे। तकरीबन ये 35 लाख रुपए की ठगी की ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक मुख्य थाने में ही पदस्थ जवान श्याम तिवारी का नाम सामने आया। प्रधान आरक्षक श्याम तिवारी ने जो है आरोपियों के साथ साठगांठ कर इस फरियादी को डराया धमकाया था, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई थी। जलगांव से इसे बुलाया गया और फिर उसके साथ मारपीट और उसे धमकाने की कोशिश की गई, जिसके बाद में शिकायत पर अब आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उन 6 आरोपियों, तकरीबन इसमें 6 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से प्रधान आरक्षक श्याम तिवारी भी इसमें मौजूद है। फिलहाल अभी इसमें कोर्ट में श्याम तिवारी को पेश किया गया है और पेश करने के बाद श्याम तिवारी का रिमांड मांगा गया है। शाम तक जो है न्यायालय से उसका रिमांड मिल सकता है पुलिस को। इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े खुलासे होंगे।
ये गिरोह काफी समय से सक्रिय था। अब तक की 2 शिकायतों के बाद कोलकाता और महाराष्ट्र के बाद और भी कई शिकायतकर्ता जो है थाने की तरफ आ सकते हैं। थाने जैसे जैसे जानकारी मिलेगी तो पूरा गिरोह एडवाइजरी कंपनी, फर्जी एक एडवाइजरी कंपनी में निवेश के नाम पर पहले लोगों को ठगता है। ठगने के बाद अकाउंट खोला जाता है और उसके बाद में उसके जब वो पैसे 2 गुना और 3 गुना निवेश होने की जब उसे जानकारी दी जाती है, उसके बाद जब वो पैसे लेने उसे बुलाया जाता है और फिर उसे एक फर्जी तरीके से बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसे एक कार में बिठाया जाता है, उसे एक नोटों से भरा बैग दिया जाता है और फिर एक पुलिस उसमें दबिश देती है। दबिश में उस नोट पाने और धमकाने की कोशिश की जाती है। और ये भी ये वही पुलिसकर्मी होंगे भारत जो इस तरह का काम कर रहे होंगे। श्याम तिवारी इनका नाम है और इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया खुद का भी। श्याम का नाम लेते हैं लेकिन काम कैसा करते हैं आप समझ रहे होंगे। पुलिस में है, ये वर्दी पहनते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि जिस पुलिस की वर्दी के नाम पर हम दुनिया को सुरक्षा देने की बात करते हैं इंदौर के लोगों को, आप खुद उसमें भिड़ जाते हैं, नोट का बैग रखवाते और फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। खैर गए अब सलाखों के पीछे, मजे मारिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश भर के असहाय और जरूरतमंदों की मसीहा बन चुके सोनू सूद को लोग परेशान होने पर पहली प्राथमिकता में याद कर रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, सोनू सूद सभी परिस्थिति में आगे बढ़कर लोगों की मदद के लिए तैयार है। रीवा के बेल्हा गांव में भी बच्चों ने सोनू सूद को पत्र लिखकर रास्ता नहीं होने के कारण मदद की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण के चलते सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे उनको स्कूल जाने में दिक्कत हो रही। लेकिन आप देखिएगा, जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, जब कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, तो फिर बच्चों का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इस तस्वीर को देख के, इसलिए हमारा मकसद किसी की बात तो उठाना नहीं, हमारा मकसद यह है कि थोड़ा सच भी दिखाइए। आप देखिए, ये तस्वीर है कीचड़ में और इस समय स्कूल बंद चल रहा है। सरकार साफ कह चुकी है कि अभी मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे, बावजूद इसके बच्चे कहां से आ गए? क्या वो बड़े लोग जो इन बच्चों को लेकर आए होंगे? ये सच है कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो इतनी कीचड़ में इन बच्चों को खड़ा कर दिया गया। कीचड़ है, गांव जाने में निश्चित रूप से दिक्कत होगी और ये सवाल उठाना ही चाहिए। लेकिन बड़े लोग कहां गए? क्योंकि वो सोनू सूद से मदद मांगते तो शायद मदद नहीं मिलती, तो बच्चों के ऊपर बंदूक रख दी, ऐसा लगता है। सच्चाई कितनी होगी हमारे संवाददाता जब इससे जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीर देखकर यकायक मेरे मन में आया कि स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है, फिर ये बच्चे आए कहां से? और इन बच्चों को लाया गया तो सोनू सूद को भी समझना पड़ेगा कि सोनू सूद साहब, आप मदद बहुत कर रहे हैं, सही लोगों की मदद करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे मदद लेने के नाम पर बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो जाए, कहीं आपसे मदद मांगने के नाम पर कुछ और दिखाई देने लगे। ये तस्वीर है रीवा की, जहां से ये तस्वीर दिखाई दे रही है, बेल्हा गांव की है। बेल्हा गांव में सड़क नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन इतने पानी में इन बच्चों को खड़ा किया गया, इस बार तो इन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ा होगा शायद, जो उम्मीदें हैं, क्योंकि स्कूल बंद है। कोरोना के दौर में स्कूलों को बंद कर रखा। हमारे संवाददाता हमसे जोड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सुशील, क्या कहेंगे? ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से उसमें ये तो साफ नजर आ रहा है कि उस गांव में सड़क नहीं होगी, बेल्हा गांव में लोग परेशान होंगे, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन स्कूल बंद है और बच्चे पानी में सड़क पर खड़े, ये थोड़ा सा शक पैदा करता है। बिल्कुल मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल समस्याएं तो हैं, समस्याएं दिख भी रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उस समस्याओं को लेकर बच्चों को सामने खड़ा कर दिया गया है और बच्चों के माध्यम से समस्या को रखी जा रही है मनोज जी, निश्चित तौर में समस्या विचारणीय है, विचार करना भी चाहिए। और बच्चे जो कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और सोनू सूद जो फिल्म एक्टर है, हर किसी की मदद करते हैं, पूर्ण कोरोना काल में लगातार ऐसी मदद करते हुए देखे हर व्यक्ति की, उनको आगे करके बच्चों के माध्यम से मदद मांगी गई है, प्रशासन से मांगी गई है, सरकार से और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से बच्चे मदद मांग रहे हैं कि उनके गांव के लिए जो सड़क पहुंच मार्ग है उसको बनवाया जाए। और जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है मनोज जी, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि चूंकि बच्चे यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं और इस समय विद्यालय बंद हैं और बच्चे सड़क पे खड़े हुए और पत्र भी लिख रहे हैं, पत्र पढ़ भी रहे हैं कि उनकी सड़क बनवा दी जाए। मनोज जी, चलिए सुशील, ख्याल रखिएगा और देखिएगा इस खबर को, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि व्यक्ति जब अच्छा काम करने उतरता है तो कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बच्चों के नाम पर, कुछ और नाम पर। लेकिन ये सच है कि यदि सरकार के लोग इसको देख रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर वहां के देख रहे हैं, तो इस गांव में सड़क तो दिखाई नहीं दे रही, और सड़क होना चाहिए क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। पर बच्चों के नाम का इस्तेमाल यदि हो रहा है तो ये सोनू सूद को भी जरूरत होगी देखने की कि साहब आप तो मदद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिसको सच में जरूरतमंद हो
वो चूक जाए और इस तरह से बच्चों के इस्तेमाल करके कहीं दूसरी जगह मदद हो जाए। पर यदि आपके पास कुछ है तो गांव के लिए जरूर सड़क बनवा दीजिएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं। बच्चे इस बार तो नहीं हुए कोरोना के कारण, लेकिन आने वाले साल में सड़क नहीं बनी तो परेशान होंगे, पहले से भी परेशान होते रहे होंगे। लेकिन सब कुछ हो जाता, यूनिफॉर्म भी पहना दी, बच्चों को खड़ा भी कर दिया। खैर, मिड सेशन में हम इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आते हैं, जिसमें कुछ सच्चाई भी दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं जो वर्दी को दागदार करते हैं लोग और उसी थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। सियासत की भी दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो मिड सेशन में अगली बार फिर जोड़िएगा मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।